अगर आप Samsung Galaxy M56 5G खरीदने का सोच रहे हो तो इस रिव्यू के बाद से या तो आप उसे ऑर्डर कर दोगे या फिर ऑर्डर कैंसिल कर दोगे। इस फोन ने मुझे कुछ चीजों में काफी ज्यादा इंप्रेस किया, मगर दो तीन चीजें ऐसी भी है जो हर बायर को जानना ही चाहिए। अगर आप कैमरा प्रायोरिटी बायर हो तो डेफिनेटली ये फोन आपके शॉर्टलिस्ट में होना ही चाहिए, लेकिन गेमिंग और बैटरी यूजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर हाल में जाननी ही चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोन हर किसी के लिए बना ही नहीं है, और अगर आप इसे गलत एक्सपेक्टेशन के साथ खरीद लोगे तो शायद बाद में रिग्रेट भी कर सकते हो। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने इस Samsung Galaxy M56 5G को एज अ प्राइमरी फोन यूज किया है। इस दौरान मैंने इसकी बैटरी लाइफ, गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, हीटिंग और सॉफ्टवेयर को रियल लाइफ कंडीशन में टेस्ट किया है। तो सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि यही वो चीज है जो फोन को हाथ में लेते ही सबसे पहले नोटिस होती है। अब ये इस फोन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। यहाँ आपको फ्रंट और बैक दोनों ही गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के प्रोटेक्शन में आते हैं, जो कि इस सेगमेंट में काफी रेयर है। मेटल फ्रेम नहीं है, सैमसंग ने यहाँ वेट और थिकनेस कम करने के लिए प्लास्टिक फ्रेम्स का यूज किया है। 180 ग्राम्स के आसपास इसका वेट आ जाता है, और यहाँ जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी सही लगा मुझे। लाइट वेट फील कराता है, 7.2 mm की थिकनेस है तो स्लीक भी फील कराता ही है। लेकिन ये जो कैमरा मॉड्यूल है इसका बम्प मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। सैमसंग इसे मेटल कैमरा डेको बोलता है, मतलब कैमरा आइलैंड के अराउंड मेटेलिक फिनिश दी गई है। अब राइट साइड में ही यहाँ ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर्स, उसके नीचे यहाँ पर पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले वाला देखने को मिलने वाला है। अब लेफ्ट की तरफ यहाँ पर ऊपर में ही आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लगता कि हाइब्रिड होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 नैनो सिम लगाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बॉटम की तरफ यहाँ पर आपको प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलने वाला है। उसके बगल में ही आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और इसके बगल में आपको यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ इस प्राइस पॉइंट पर आपको स्टेरियो स्पीकर जरूर मिलने चाहिए थे, लेकिन अब नहीं है। टॉप की तरफ यहाँ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलने वाला है। अब मेरे पास जो ये कलर है, सैमसंग इसे ब्लैक बोलता है, बट इन रियलिटी ये ब्लू शेड ज्यादा देता है। इसका एक लाइट ग्रीन कलर वेरिएंट भी आता है। बहुत ही मिनिमलिस्ट डिजाइन है। सैमसंग ने कुछ यहाँ फैंसी करने की कोशिश नहीं की है, और यही सैमसंग का सिग्नेचर है। आईपी रेटिंग की बात करूं तो बॉक्स या मैनुअल कहीं भी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। मैंने खुद हल्के पानी के छींटे डाल के टेस्ट किया और कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऑफिशियल रेटिंग ना होने की वजह से जानबूझकर पानी के सामने इस फोन को ना लाए। हैप्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का तो नहीं मिलने वाला, लेकिन 25,000 के प्राइस पॉइंट पर ये एवरेज कैटेगरी में जरूर आता है। वॉल्यूम अप डाउन करते टाइम में कोई भी यहाँ पर हैप्टिक्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। ज्यादा फील आपको टाइपिंग के टाइम या फिर ये जो 3 नेविगेशन बटन है इन्हें प्रेस करते टाइम आपको मिलने वाला है, तो हैप्टिक्स एकदम से बेकार नहीं है। यहाँ डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर 6.64 इंचेस की एक FHD प्लस सुपर एमोलेड प्लस पैनल मिलता है, जिसके साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन दी गई है। यहीं पर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि फास्ट एंड रिलायबल दोनों ही है। मुझे कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला इससे रिगार्डिंग। वाइड वाइन L1 सपोर्टेड है, जिसकी वजह से OTT एप्स पर फुल HD स्ट्रीमिंग आराम से ये करा देता है। HDR कंटेंट्स भी सपोर्टेड हैं। 4K 60 FPS HDR में आप मैक्स यहाँ पर YouTube प्लेबैक आसानी से कर पाएंगे। एक और चीज जो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वो है इसके बेजल्स। सैमसंग ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। चारों तरफ से बेजल्स काफी स्लिम है, और ऑनेस्टली फ्रंट से फोन अपनी प्राइस रेंज से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। ओवरऑल डिस्प्ले से रिगार्डिंग यहाँ मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ये 120 हर्ट्ज का इंप्लीमेंटेशन भी काफी अच्छे से यहाँ पर किया गया है। चाहे नॉर्मल टास्किंग हो, स्क्रॉलिंग हो या फिर हो YouTube प्लेबैक के दौरान यहाँ पर एकदम से आपको 120 हर्ट्ज इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर डिस्प्ले एकदम से स्मूथ और रेस्पॉन्सिव फील कराती है। लेकिन मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस सिर्फ डिस्प्ले पर डिपेंड नहीं करता, और यहीं पर आता है इसका एक मेजर कॉन, वो है इसका सिंगल स्पीकर, जो कि ठीक ठाक है, बट यहाँ डेफिनेटली स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड करने चाहिए थे। और यहाँ भी लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है, लेकिन क्रिस्पीनेस रहती है और बेस काफी बैलेंस्ड है। बाकी डिस्प्ले की आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है, इनफ ब्राइट रहता है, 1200 निट्स का HBM भी मिल जाता है, और कड़ी धूप में भी डिस्प्ले इंफीरियर फील नहीं कराता। डिस्प्ले एमोलेड होने की वजह से डीप ब्लैक्स और पंची कलर्स मिलते हैं। इनफैक्ट विविंग एंगल्स भी आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर पाओगे। चाहे तो आप इसे टैप टू शो कर लो, या ऑटो पे रख लो, ऑलवेज रख लो, या फिर आपको शेड्यूल करके कोई नोटिफिकेशन के टाइम पर चाहिए हो तब आराम से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। लेकिन एक चीज और आसानी से कस्टमाइज कर पाओगे आप, वो है इस चैनल का सब्सक्रिप्शन। बेल आइकन भी दबाओ और बन जाओ इस चैनल का हिस्सा। नो हाइप नो पेड टॉक, यही है स्टाइल मेरा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, मतलब मल्टीपल बैंड्स एक साथ एग्रीगेट होते हैं, जिससे नेटवर्क स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी दोनों बेहतर मिलते हैं। स्पीड टेस्ट की बात करूं तो एयरटेल 5G पर 280 Mbps की डाउनलोडिंग और 65 प्लस Mbps की अपलोड स्पीड देखने मिली है, जो टिपिकली एक काफी अच्छा स्पीड माना जाता है। और 5G पर कोई एज सच हमें दिक्कत यहाँ देखने को नहीं मिली। ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6 और NFC का भी सपोर्ट मिलने
मिलने वाला है। आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट वैसे भी सैमसंग नहीं देता। कॉलिंग करते टाइम अच्छी बात यह है कि यहाँ सैमसंग का अपना डायलर मिलता है, जिससे कि आप आराम से बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे और कॉलिंग करते टाइम कोई ड्रॉप्स देखने नहीं मिले। नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी अच्छे रहते हैं यहाँ। बैटरी और चार्जिंग की बात करूं अगर, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी ये काफी अच्छा एसओटी निकाल कर दे देता है। 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्टेड है, बट चार्जर बॉक्स के साथ नहीं आता। लेकिन अब अगर 45 वॉट चार्जर से चार्ज करे तो 0 to 100% सिर्फ 1 घंटे 11 मिनट्स के आसपास में चार्ज करके दे देता है। अगर 25 वॉट का चार्जर यूज करो तो 1.5 घंटे के आसपास, और अगर 15 वॉट से चार्ज करो तो 2 घंटे के आसपास यहाँ पर आपको टाइम लगने वाला है। वैसे मैंने सैमसंग के ऑफिशियल चार्जर, चीपेस्ट 45 वॉट चार्जर और एक अच्छा गान चार्जर, तीनों का ही लिंक मैंने यहाँ पर एक बैग वाला आइकन में दे रखा है। यहाँ क्लिक करके भी आप बेस्ट बाय कर सकते हो। अगर स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसने हेवी यूजेस में भी 7+ आवर्स का एसओटी निकाल कर दिया है और मॉडरेट यूजेस में आराम से आप इसको 9+ आवर्स तक यूज कर पाओगे बिना चार्ज किए। बैटरी के मामले में सैमसंग ने यहाँ काफी अच्छा काम किया है। सरप्राइजिंगली स्टैंडर्ड लिथियम आयन बैटरी होने के बावजूद इतना कंसिस्टेंट बैकअप देना काफी इंप्रेसिव है। आइडल ट्रेन की बात करूं तो एओडी ऑन करके थोड़ा ज्यादा ट्रेन देखने को मिला, 7% तक का, लेकिन एओडी ऑफ करके 2 से 4% ही आइडल ट्रेन यहाँ होता है। फोन LPDDR5X रैम और फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी स्मूथ फील कराता है। इनफैक्ट मल्टीटास्किंग में भी यहाँ पर कोई भी हमें दिक्कत एज सच नहीं मिली। एक छोटी सी बात यहाँ पर यह है कि ये चार्जिंग पॉइंट आपको USB-C वाला जरूर मिल जाता है, बट इसकी स्पीड USB 2.0 ही है। मतलब अगर आप फास्ट फाइल ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हो वायर के थ्रू तो वो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास ये जो वेरिएंट है वो 8GB प्लस 128GB के साथ आता है, जहां पर आपको रैम प्लस नाम से यहाँ पर वर्चुअल रैम आपको देखने को मिलने वाला है। इसे ऑन करके आप अपने वर्चुअल रैम को 8GB तक और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मेरा वही सजेशन रहेगा कि आप इसे ऑफ ही रखो, क्योंकि असली रैम ना हो के ये फोन की स्टोरेज को ही यूज करता है, जिसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर होती है। और जब आपके पास 8GB की एक सॉलिड रैम मौजूद है तो स्टोरेज को आर्टिफिशियली रैम बनाकर यूज करना फोन को और बेहतर बनाने के बजाय अननेसेसरी लोड ही बढ़ाता है। बाकी रैम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड में एप्स हैं काफी अच्छे से मैनेज होते हैं। मैंने यहाँ पर 7 से 8 एप्स बैकग्राउंड में रखे हैं और वो दोबारा से ओपन करने पर वहीं से खुलते हैं, दोबारा रीलोड नहीं होते। मल्टीटास्किंग और स्प्लिट स्क्रीन भी काफी अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ऊपर में स्प्लिट स्क्रीन में सेटिंग्स खोल रखे हैं। यहाँ नीचे गैलरी के कुछ फोटोज में यहाँ पे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ आसानी से, और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में मेरे पास यहाँ पे पॉप व्यू दे रहा है यहाँ पे यूट्यूब, और एक साथ यहाँ पर साइमल्टेनियसली मैं 3 एप्स यूज कर पा रहा हूँ सेम स्क्रीन पर। काफी ज्यादा स्मूथ और ऑप्टिमाइज भी फील कराते हैं। ओवरऑल मुझे मल्टीटास्किंग में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई है अब तक। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस भी काफी स्मूथ है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ऐप स्विच करोगे तो हल्का सा जिटर जरूर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में यहाँ पर सैमसंग ने अपना खुद का ही Exynos 1480 चिपसेट दिया है, जो कि 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है। अब इसका सीधा फायदा बैटरी पर दिखता है। चिप जितनी एफिशिएंट होगी उतना अच्छा आपको यहाँ पर बैकअप मिलने वाला है। नंबर्स की तरफ जाएं तो Antutu बेंचमार्क में फोन ने 9,98,000 के करीब स्कोर निकाला है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा फिगर है। स्टोरेज स्पीड भी कम नहीं है UFS 3.1 की वजह से। रीड राइट स्पीड में 64,000 प्लस का नंबर आया, मतलब फाइल ट्रांसफर और ऐप लोडिंग दोनों फास्ट रहेंगे। अब सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं होता, असली टेस्ट होता है स्ट्रेस में। तो मैंने 15 मिनट का कंटिन्यूस CPU लोड डाला इस पर और फोन ने अपनी पीक परफॉर्मेंस का 81% तक मेंटेन रखा। ये दिखाता है कि चिपसेट सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी उतनी ही स्टेबल रहती है। रोज के कामकाज में ऐप स्विच करना, ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ बिना एक हिकअप के चलता है। और एक बात जो मुझे पसंद है पूरे टेस्टिंग के दौरान कि फोन ने कभी भी यहाँ पर ओवरहीट नहीं किया, ना ही तो ब्राइटनेस अपने आप कम हुई, मतलब कि थर्मल साइड पर भी कोई भी कंप्लेन यहाँ नहीं मिली। थोड़ा सा हीट जरूर हुआ जब मैंने Antutu और बाकी बेंचमार्क्स रन किए, अराउंड 42 डिग्रीज तक गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि फोन जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है और इसका क्रेडिट जाता है इसके अंदर दिए गए वेपर कूलिंग चेंबर सिस्टम को। पिछले M सीरीज के कंपैरिजन में ये 33% बड़ा है। यही वजह है कि हीट जनरेट होने के बाद भी फोन क्विकली अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस आ जाता है। अब मैं एक बात यही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फोन कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मल्टीटास्किंग में ये कमजोर है। डे टू डे मल्टीटास्किंग ये बड़े आसानी से हैंडल कर लेता है। हाँ, अगर आप बहुत ही जल्दी ऐप स्विच करोगे या हेवी टास्क एक साथ इस पर थोपोगे तो हल्का सा जिटर जरूर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप इस Exynos 1480 को किसी स्नैपड्रैगन या Dimensity सीरीज से कंपेयर करना चाहो तो ये रफली स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 और Dimensity 7300 के आसपास ये परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। मतलब अपर मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है, फ्लैगशिप किलर नहीं। लेकिन नंबर्स और बेंचमार्क्स अपनी जगह है और असली परफॉर्मेंस का तब पता चलता है जब आप फोन पे गेमिंग करते हो, और यही वो जगह है जहाँ चीजें थोड़ी फिशी नजर आती है। BGMI की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैक्स स्मूथ के साथ एक्सट्रीम तक का गेम प्ले करने का मौका मिल जाता है। वहीं पर अल्ट्रा HDR और एक्सट्रीम HDR अभी इस फोन पर सपोर्टेड नहीं है, यानी कि यहाँ पर
आपको 60 FPS तक की गेम प्ले आसानी से देखने को मिल जाएंगी। ओवर द होल सेशन ऑफ गेमिंग हमें यहाँ पर काफी स्टेबल और स्मूथ गेम प्ले देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर FPS इसके जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहते, खासकर जब यहाँ पर एक साथ बहुत सारे एनिमीज आपके आसपास हो तब। कभी कभी इसका FPS 50 तो कभी कभी 40 से 45 तक भी गिर जाता है। और यहाँ आधे घंटे के प्लेबैक के दौरान हमें यहाँ पर सिर्फ 9% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी इसने सिर्फ 9% का बैटरी ड्रेन यहाँ दिखाया है। अब अगर बात करूँ यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, तो यहाँ पर आप मैक्स फ्रेम रेट के साथ हाई ग्राफिक क्वालिटी तक आप गेम प्ले कर पाओगे, यानी यहाँ पर भी आपको सिर्फ 60 FPS तक की गेम प्ले देखने को मिलने वाला है। अगर ग्राफिक सेटिंग्स अगर आप वेरी हाई रखते हो तो यहाँ पर फ्रेम रेट्स भी आपको सिर्फ वेरी हाई तक मिलता है, ना कि मैक्स तक। गेम प्ले यहाँ पर भी आपको काफी स्मूथ मिलने वाला है, बट यहाँ भी सेम FPS एकदम से स्टेबल नहीं रहते। यहाँ पर ही मुझे लगता है कि FPS ड्रॉप्स कहीं ना कहीं ज्यादा एनिमीज आसपास होने की वजह से यहाँ हमें देखने को मिलने वाला है। स्टिल ये COD मोबाइल मुझे थोड़ा ज्यादा स्टेबल लगा एज कम्पेयर टू द BGMI। और यहाँ पर आधे घंटे के प्लेबैक के दौरान हमें यहाँ पर 10% तक का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। अब दोनों ही गेम प्ले के दौरान यहाँ रियर की तरफ इस साइड कैमरे के साइड पर थोड़ा सा वार्म फील होता है, जैसा कि नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स में यहाँ पर गेमिंग के दौरान होता है। कोई एज सच हीटिंग इश्यूज वाला सीन यहाँ पर मुझे देखने नहीं मिला। तो ओवरऑल ये फोन डेफिनेटली हार्डकोर गेमर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग जरूर से आपको ये करा देता है। गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ उतना बुरा नहीं मिला हमें। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अभी ये फोन One UI 8.5 और Android 16 के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स ये One UI 7 और Android 15 पर आता है और ये UI काफी पॉलिश्ड फील कराता है। One UI की रेपुटेशन ही ये है कि ये सबसे स्टेबल और रिफाइंड एंड्रॉइड स्किन्स में से एक है। बाकी ब्लोटवेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग के कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं, जिसमें से बिक्सबी, गैलेक्सी स्टोर, माई गैलेक्सी और वन ड्राइव को आप यहाँ पर सिर्फ डिसेबल कर पाओगे, अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन स्मार्ट थिंग्स, हेल्थ, स्मार्ट टूर, सैमसंग वॉलेट और सैमसंग टीवी जैसे एप्स को आप आसानी से अनइंस्टॉल कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी अच्छा सा एक क्लीन एक्सपीरियंस इसके सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। बाकी AI फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी आपको यहीं देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आपने दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में देखा होगा। बाकी फोटोज एडिटिंग में यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट इरेजर नाम का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली AI होने के बावजूद भी ये ढंग से काम नहीं करता। किसी चीज को आप रिमूव करो तो उसके जगह ये यहाँ पर ब्लर कर देता है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है वो है इसका सैमसंग का अपना नॉक सिक्योरिटी। ये सैमसंग का अपना हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, जो आपके फोन के अंदर ही एक तरह का लॉक्ड वोल्ट बना देता है, जहां आपके पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और सेंसिटिव डेटा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है, चाहे फोन का बाकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ही हो जाए। ये फीचर एंटरप्राइज और गवर्नमेंट लेवल तक ट्रस्टेड है, तो सिक्योरिटी के मामले में ये यहाँ पर सैमसंग का एक प्लस पॉइंट है। बाकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी बटरी स्मूथ रहा, कोई लैग, कोई स्टटर कहीं नहीं मिला एंटायर टेस्टिंग के दौरान। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सैमसंग ने रियर में 50 MP का मेन सेंसर दिया है, जो f1.8 एपर्चर के साथ आता है विद OIS सपोर्ट। यहाँ सैमसंग का ही ISOCELL GN5 सेंसर यूज हुआ है। इसके साथ आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 MP का एक मैक्रो लेंस भी यहाँ दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ 12 MP का कैमरा मिलता है, जिसे सैमसंग खुद फ्लैगशिप ग्रेड बोलता है, और ऑनेस्टली क्वालिटी देख के लगता है ये क्लेम गलत नहीं है। फ्रंट कैमरे की क्वालिटी एकदम फ्लैगशिप किलर लेवल की है। इनिशियल डे लाइट फोटोज में काफी हद तक अच्छा काम करता है। बाय डिफॉल्ट 12 MP पर फोटोज शूट करता है। ऑपोजिट द सन शॉट में भी काफी अच्छे डायनेमिक रेंज और कलर्स को मेंटेन रखता है। इवन अगर आप वाइड एंगल और मेन कैमरा फुटेज को कंपेयर करोगे तब भी कोई मेजर कलर शिफ्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, हल्का कलर्स फेड जरूर लगेंगे, नॉर्मल है इस कंडीशन में। इवन जूम शॉट्स काफी अच्छे निकल कर आता है। यहाँ आप 1x पर शूट करो, 2x पर शूट करो, इवन 4x पर भी डिटेल्स मुझे इंप्रेसिव लगी। बाकी आप मैक्स 10x तक जूम कर पाओगे। इवन ऑपोजिट द सन भी हमने जूम शॉट्स निकाले। यहाँ भी सेम सिनेरियो, 4x तक डिटेल्स काफी अच्छी मेंटेन रहती है। उसके आगे फिर चीजें पिक्सेलेट होनी शुरू हो जाती हैं। इवन वीडियोस के अंदर भी आप वाइड एंगल लेंस पर आसानी से शिफ्ट कर पाओगे। यहाँ कोई एज सच लिमिटेशंस वाली सीन नहीं है। और मैक्स आप इसके रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक के फुटेजेस आसानी से निकाल पाओगे। वीडियो शूट करते टाइम भी जूम अगर आप करो, यहाँ पर 3x तक डिटेल्स मेंटेन रहते हैं। उसके आगे जैसे ही आप बढ़ोगे डेफिनेटली आप डिटेल्स खोने लगोगे और मैक्स 10x जूम तक चीजें पिक्सेलेट होकर AI बूस्टेड लगने लगती हैं, जहां आपको यूजुअल फुटेजेस तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। अब यहाँ 4K 60 FPS होना चाहिए था, जो कि एक चीज आपको मिसिंग मिलेगी। स्टिल आप फुल HD तक कैप करके 60 FPS पर वीडियो शूट कर पाओगे और डेफिनेटली ये काफी ज्यादा स्मूथ फील कराता है। इवन आप जूम शॉट्स लो तब भी कोई
मेजर फ्रेम ड्रॉप्स या जिटर नहीं मिलेगा। इवन हमने जूम शॉट्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर भी ट्राई किया, वाइड एंगल से लेकर 2x होते हुए 4x तक। यहाँ भी आपको ह्यूमन टोन और टेक्सचर काफी इंप्रेसिव लगने वाले हैं। 12 MP और 50 MP को हमने यहाँ कंपेयर करना चाहा तो ह्यूमन टोन पर उतना ज्यादा तो डिफरेंस नजर नहीं आया, बट वहीं जब ऑब्जेक्ट की पिक्चर पर शिफ्ट करोगे तब आपको डेफिनेटली डिटेल्स 50 MP पर ज्यादा मिलेगी और ये डिटेलिंग आपको जूम करने पर ज्यादा समझ आएगी। बाकी सेल्फीज की अगर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आप जूम करके टेक्सचर देखो, शार्पनेस देखो, फोरग्राउंड बैकग्राउंड का सेपरेशन देखो, आपको काफी अमेजिंग लगने वाले हैं। ऑल्थो सेल्फीज बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, अगर 2-3 लोग से ज्यादा हो फ्रेम में तो दिक्कत आ सकती है। एक चीज जो यहाँ नोटिस हुई वो है एज डिटेक्शन में स्ट्रगल आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे। यही सेम एज डिटेक्शन वाली दिक्कत हमने यहाँ रियर के पोर्ट्रेट मोड में भी मिली, चाहे 1x पर पोर्ट्रेट हो या फिर 2x पर। फ्रंट की वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4K 30 FPS तक की मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करने का मोड मिल जाएगा और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ डायरेक्ट सनलाइट में। अब मैं धीरे धीरे अपने इस पोजीशन को ऑपोजिट द सन मूव करते हुए जा रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का डायनेमिक रेंज और इसका आउटपुट ये निकाल कर देता है। इनफैक्ट ये जो माइक्रोफोन का जो आप आवाज सुन रहे हो वो भी आ रही है इसी के माइक्रोफोन से। बाकी अब वीडियो शूट करते टाइम फोकसिंग की बात करो तो इवन मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी काफी फास्ट फोकस करता है। एज सच कोई भी डिफिकल्टी या डिले यहाँ देखने नहीं मिला वीडियो फोकसिंग के रिगार्डिंग। बाकी स्लोमो के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट 720p 240 FPS का ही मोड मिलेगा। अब यहाँ फुटेज काफी इंप्रेसिव है, आराम से आप इससे काफी अमेजिंग और यूजेबल स्लोमो शॉट्स ले पाओगे। फ्रेम्स भी काफी स्टेबल रहते हैं। स्टिल ये 720p पर लॉक्ड है। आई डोंट नो क्यों सैमसंग ने यहाँ इस सेटिंग्स को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया। डेफिनेटली FHD 120 FPS दिया जा सकता था, जो कि बहुत खोजने के बाद भी सेटिंग्स के अंदर हमें यहाँ देखने नहीं मिला। बात करूं मैक्रो शॉट्स की तो सरप्राइजिंगली काफी अच्छे निकल कर आए हैं। आई डोंट नो 2 MP होने के बावजूद ऐसी शॉट्स कैसे इंप्लीमेंट हुई है। हमने यहाँ जितने हो सके बेटर पिक्चर्स निकाले हैं। बाकी आपके हाथ में जब ये फोन होगा आप इससे भी बेटर क्लिक्स ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं इंडोर लाइटिंग कंडीशंस की तरफ। यहाँ पर भी आप चाहे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर लो या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट्स की काफी इंप्रेसिव शॉट्स आने वाले हैं। इवन सेल्फीज भी काफी कमाल की आने वाली है। वहीं पोर्ट्रेट पर फोटोज क्लिक करोगे इनफ लाइटिंग कंडीशंस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर थोड़े से एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशन पर जब पोर्ट्रेट मोड में वही सेम एज डिटेक्शन वाला इशू दिखेगा। बाकी एक्सट्रीम लाइटिंग में ही ह्यूमन शॉट्स पर थोड़े से येलो टिल्ट दिखता है। रैंडम शॉट्स में लाइटिंग ठीक ठाक मेंटेन रहती है और सेल्फीज में एज सच कोई यहाँ इशू देखने को नहीं मिला। बाकी वीडियोस में कहीं पर भी लेंस फ्लेयर या फ्लिकरिंग वाला इशू नहीं मिला। काफी अच्छे से लाइटिंग्स को कंट्रोल करता है। वैसे हमने सारे ही कैमरा सैंपल्स डिस्क्रिप्शन में G ड्राइव लिंक के थ्रू अपलोड कर दिए हैं। अगर आप बिना कंप्रेशन के फुटेजेस देखना चाहते हो जरूर से जाकर चेकआउट करो। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी काफी शानदार है, स्पेशली सेल्फीज एकदम फ्लैगशिप किलर आती हैं। मेन कैमरा को थोड़ा और बेटर बनाया जा सकता था। स्टिल आप इसे आराम से एज अ कैमरा फोन कंसिडर कर सकते हो। टेलीफोटो की कमी महसूस होगी, बट इस प्राइस पॉइंट पर अब ब्रांड्स टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड भी कहां करती है। अब अगर बात करें इस फोन के प्रोस की तो कैमरा सबसे टॉप पर आता है। One UI का स्मूथ एक्सपीरियंस, इमर्सिव डिस्प्ले, ग्लास सैंडविच डिजाइन विद विक्टस प्लस प्रोटेक्शन और 6 साल के लॉन्ग अपडेट्स। वहीं इस फोन के कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है इसका प्रोसेसर। डेफिनेटली सैमसंग चाहता तो Dimensity 7400 जितना पावरफुल प्रोसेसर भी दे सकता था। नो IP रेटिंग्स, सिंगल स्पीकर, डेफिनेटली स्टीरियो होना चाहिए था। बैटरी टाइटेनियम की यूज करके 6 से 7000 mAh तक बढ़ाई जा सकती थी। स्लोअर चार्जिंग स्पीड, मतलब आज जहां ब्रांड्स 80 वॉट के नीचे बात नहीं करते वहां सैमसंग 45 वॉट पर ही अटका हुआ है। और एक बड़ा कॉन, इनफैक्ट ये सिर्फ इसी फोन के स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी सैमसंग का फोन उठा लो सेम ही सीन देखने को मिलता है, वो है इसका ग्रीन लाइन इशू। ये मेरे एक कजन का Z Flip 3 फोन है जो अपने टाइम का एक फ्लैगशिप था और काफी महंगा भी। और जब डिस्प्ले में ये लाइंस आने लगी तो हमने सैमसंग सर्विस सेंटर जाके इसे दिखाया। वहां से हमें पता चला कि इस डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 22,000 के आसपास है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि M56 में जरूर यही होगा। इनफैक्ट मुझे इस स्पेसिफिक मॉडल से एज सच कोई भी ग्रीन लाइन इशू इंटरनेट पर देखने को नहीं मिले। स्टिल सैमसंग जैसी ब्रांड जो आज के टाइम पर प्राइवेसी डिस्प्ले और 6-7 साल के लॉन्गर अपडेट्स प्रॉमिस करती है, उन्हें ये यूजर फीडबैक सीरियसली लेना चाहिए। ये ग्रीन लाइन इश्यूज सैमसंग के कुछ स्पेसिफिक एमोलेड पैनल्स में देखने को मिला है, चाहे वो फ्लैगशिप हो या मिड रेंज। बाकी आप बताओ कमेंट्स में आप क्या सोचते हो इसी सैमसंग M56 के बारे में। और अगर आप कोई भी नया फोन परचेज करने का सोच रहे हो इस प्राइस हाइक सीजन में भी, तो अपना बजट और यूजर्स कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।